बेटा आज की क्लास में हम हजरत उस्मान की दौरे खिलाफत पढ़ेंगे। हजरत उस्मान की दौरे खिलाफत जो कि 12 साल चली। ठीक है, कितने साल चली? 12 साल चली। ठीक है, 12 ईयर्स। और इसमें जो है वो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकी इलेक्शन एज ए कैलिफ से। बेटा इलेक्शन एज ए कैलिफ से हमें पढ़ने के लिए कि हाउ ही वाज इलेक्टेड एज ए कैलिफ, हमें मालूम है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की डेथ के बारे में हमें जानना पड़ेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को एक स्लेव ने कत्ल कर दिया था जिसका नाम था अबू लुलू। ठीक है, फिरोज अबू लुलू जो है, जिसको हम शॉर्ट में अबू लुलू कह देते हैं बेटा, इसने कत्ल किया था हजरत उमर को। क्यों किया था? क्योंकि इसकी दरख्वास्त ये थी हजरत उमर से कि भाई मेरा जो मास्टर है वो मुझ पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, लिहाजा मुझे कुछ रिलीफ दी जाए। हजरत उमर ने जब मालूम किया तो मालूम हुआ कि भाई इस पे तो कोई खास टैक्स नहीं लगाया जा रहा और वो जायज टैक्स ले रहा है इसका मास्टर। तो हजरत उमर ने इसको मना कर दिया, फिरोज अबुल उलू को मना कर दिया कि हम आपको कोई कंसेशंस नहीं देंगे। फिरोज अबुल उलू को इतना गुस्सा आया कि वो हजरत उमर किससे बदला लेना चाहता है। और बदला किस तरीके से लेता है कि जब आप हजरत उमर खलीफत और रसूलुल्लाह जब ये नमाज पढ़ा रहे थे तो इनको पॉइजनस डैगर से अटैक करके ये कत्ल कर देता है। हजरत उमर जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, यानी कि वो अपने कुछ आखिरी दिन गुजार रहे थे, तो इनसे पूछा गया कि आप अपनी जगह किसको नामजद करते हैं खलीफा के लिए। तो इनको नहीं लगता था कि कोई एक भी शख्स ऐसा है जो कि टोटली डिजर्व करता हो खलीफा बनना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 लोगों की कमेटी बना दी। देखो वैसे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला चाहते थे कि वो अबू उबैदा बिन जर्राह को खलीफा नामजद करे, लेकिन क्योंकि अबू उबैदा बिन जर्राह की पहले ही डेथ हो गई थी तो फिर उनको नहीं लगता था कोई भी एक ऐसा बेस्ट ऑप्शन है कि जिसको सिंगल हैंडेडली भाई खिलाफत सौंप दी जाए। ऐसा नहीं, तो इन्होंने 6 लोगों की टीम बनाई और कहा इनमें से कोई किसी को खलीफा बना लिया जाए। अगर आप ये 6 लोगों को ऑब्जर्व करें, कौन कौन है बेटा? हजरत जुबैर है, हजरत तलहा है, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत साद बिन अबी वकास और अब्दुर्रहमान बिन औफ। बेटा ये 6 के 6 जो लोग थे, दे वर अमंग द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस। अब 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस कौन कौन थे बेटा? भाई सबसे पहले तो अबू बकर सिद्दीक, डेफिनेटली उनकी तो डेथ हो गई थी। फिर दूसरे कौन थे? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर तो खुद नॉमिनेट कर रहे थे। तीसरे कौन बचे इसमें? अबू उबैदा बिन जर्राह। तो अबू उबैदा की भी जो है वो डेथ हो चुकी थी। ठीक है ना? तो ये तीन तो ऑप्शंस नहीं थे, ये तो समझो कि कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, बाकी 6 इधर आ गए और एक कौन बचा? 6 + 3 9 हो गए। एक कौन बचा? वो थे हजरत सईद बिन जैद। बेटा सईद बिन जैद को क्यों नहीं नॉमिनेट किया? ये तो हयात थे। इनको इसलिए नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि इनकी शादी किससे हुई हुई थी? हजरत उमर की बहन फातिमा से। याद है हमने हजरत उमर की कन्वर्जन ऑफ इस्लाम पढ़ा था जब हम लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। तो बेटा सईद बिन जैद हजरत उमर के रिश्तेदार थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि सईद बिन जैद को लोग नॉमिनेट कर दें खलीफा के लिए और फिर हजरत उमर के ऊपर नेपोटिज्म के इल्जाम लग जाए कि भाई ये अपने रिश्तेदार को खलीफा बना के चले गए। तो हजरत उमर ने इस वजह से सईद बिन जैद को भी नहीं चुना। ठीक है, और उनके अलावा जो 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस में से 6 लोग बच गए, इनको नॉमिनेट किया फॉर द कैलिफेट। ठीक है, अब बेटा वोटिंग हुई इनके दरमियान। तो हजरत जुबैर ने किसको वोट दिया? हजरत अली को। हजरत तलहा ने किसको वोट दिया? हजरत उस्मान को। हजरत अली ने किसको वोट दिया? हजरत उस्मान को। हजरत उस्मान ने किसको वोट दिया? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को। बेटा साद बिन अबी वकास ने दिया अब्दुर्रहमान बिन औफ को वोट, जबकि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से ही रिटायरमेंट ले ली। ठीक है जी। तो इसका ये मतलब है कि अब 2 लोगों के दरमियान टाई हो गया। आप देखें हजरत उस्मान के 2 वोट हैं और हजरत अली रजी अल्लाह तआला के भी 2 वोट हैं। तो भाई 2 इन 2 टाई हो गया इनका। तो अब इन दोनों के दरमियान से एक खलीफा चुनना था, कौन चुनेगा भाई? बेटा इन बाकी 5 लोगों से अब्दुल रहमान बिन औफ ने रिक्वेस्ट की कि क्योंकि मैंने रिटायर कर दिया है, इस राइट से मैंने अपना खिलाफत का हक छोड़ा है, तो क्या आप मुझे ये इस काबिल समझते हैं कि हजरत अली और हजरत उस्मान के दरमियान खलीफा मैं नामजद कर दूं, कि भाई मैं अपॉइंट कर दूं खलीफा? तो सबने कहा ठीक है, आपका जो फैसला होगा हम कबूल करेंगे। अब्दुल रहमान बिन औफ हैड टू चूज बिटवीन हजरत अली एंड हजरत उस्मान। तो सबसे पहले तो इन्होंने दोनों से पूछा कि कौन अपनी खुशी से खिलाफत का हक छोड़ने के लिए तैयार है। तो बेटा दोनों इस चीज पे साइलेंट रहते हैं, यानी कि ना हजरत उस्मान और ना ही हजरत अली अपना हक छोड़ने के लिए तैयार थे।
तो फिर पूछा गया हजरत उस्मान से, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मुझे यकीन है कि अगर मैं हजरत अली को खलीफा बनाता हूँ तो आप उनकी अताअत करेंगे, उनको मानेंगे खलीफा, तस्लीम करेंगे। और अगर मैं आपको खलीफा बनाता हूँ तो मुझे यकीन है कि आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। फिर यही बात हजरत अली से रिपीट की, कहा कि मुझे यकीन है कि अगर मैं आपको खलीफा बनाऊंगा तो आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, और अगर मैंने हजरत उस्मान को खलीफा बना लिया तो आप उनको तस्लीम करेंगे। तो दोनों इस बात पे अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं। इसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत उस्मान को एज ए कैलिफ चुन लेते हैं, और हजरत अली बैत लेते हैं, और इस तरीके से हजरत उस्मान की खिलाफत शुरू हो जाती है। 12 साल की ये खिलाफत। बेटा ये 12 साल की जो खिलाफत थी, इसके अंदर दो फेजेस थे। पहले पहले जो 6 साल थे वो बहुत ही, मतलब बहुत ही गोल्डन टाइम था, जिसमें एक्सपेंशन हुई, जिसमें अचीवमेंट्स हुई। लेकिन जो आखिरी 6 साल थे बेटा, उसके अंदर बहुत ज्यादा फितने हुए, बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज हुई, हजरत उस्मान के ऊपर इल्जामात लगे। बेटा देखिए, मैं आपको अब पास्ट पेपर्स में से सवाल दिखाने जा रहा हूँ कि हजरत उस्मान की एक्सपीडिशंस का सवाल किस तरीके से आया, या इनकी जो दूसरी अचीवमेंट्स थी जैसे कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उससे रिलेटेड जो सवाल वो किस तरीके से आया हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ा दूंगा। जरा मैं अपने नोट्स खोल लूँ बेटा, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए भाई, हजरत उस्मान की अगर मैं पॉजिटिव साइड यानी कि पहले पहले 6 साल की बात करूं, तो उसमें बहुत जगह एक्सपेंशन हुई। उसका एक सवाल की पांच थीम, और ये सवाल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। सवाल आया हुआ है बेटा, राइट इन डिटेल अबाउट द पॉलिसी फॉलोड बाय हजरत उस्मान एज कैलिफ इन एक्सपेंडिंग एंड मेंटेनिंग द स्टेट। ठीक है जी। तो भाई वो एक्सपेंशन का पूछ रहा है, और किस तरीके से उन्होंने अपने स्टेट को मेंटेन किया, यानी कि अपनी टेरिटरी को मेंटेन किया, इसका सवाल आया हुआ है। तो इसमें हमें एक्सपेडिशंस का जिक्र करना होगा। ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, हमारे पास दूसरा जो सवाल आया हुआ है वो कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अक्टूबर नवंबर 2020 के अंदर पेपर 2 वेरिएंट 1 में आया हुआ है, यानी कि जो आउटसाइड द पाकिस्तान वेरिएंट होता है उसका सवाल है ये। गिव एन अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैलिफेट ऑफ हजरत कैलिफेट अंडर हजरत उस्मान। तो ये सवाल आया हुआ है बेटा। इसके आंसर्स टोटली मेरे नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इसको याद भी कर सकते हैं। मैं अपनी अभी रेस्क्यू बुकलेट से इसका शॉर्टर वर्जन पॉइंट्स वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीडिशंस। बेटा अगर मैं एक्सपीडिशंस की बात करूं तो हजरत उस्मान जो थे, इनके दौर में बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि पता तो एक्चुअली हजरत उमर के दौर में हुई थी, लेकिन उन्होंने रिबेल कर दिया था, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था। सर रिवॉल्ट क्यों कर दिया? पहली बात तो ये बेटा कि उनको मुसलमानों का रूल एक्सेप्टेबल था ही नहीं, तभी उन्होंने रिवॉल्ट तो करना ही करना था। लेकिन हजरत उस्मान के दौर में ही क्यों किया? बेटा क्योंकि हजरत उस्मान एक नरम मिजाज के इंसान थे, तो लोगों ने इनको कमजोर समझना शुरू कर दिया। बेटा हजरत उस्मान की जो नरम मिजाजी थी, लोगों ने इसको कमजोरी समझना शुरू कर दिया, तभी बहुत सारे एरियाज रिबेल कर गए। जैसे कि मिसाल देते हैं अर्मीनिया की। बेटा अर्मीनिया जो था वो क्या था, हजरत उमर के दौर में फतह हुआ था, बट इन द टाइम ऑफ हजरत उस्मान अर्मीनिया रोज इन रिवॉल्ट लाइक अदर रीजन्स, जैसे और बहुत सारे रीजन्स ने रिबेल किया, अर्मीनिया ने भी रिवॉल्ट कर दिया। लेकिन बेटा आफ्टर द डिफीट ऑफ द बेजेंटीन्स, हजरत उस्मान ने हबीब बिन मसलमा को भेजा कि जाए और इस रिवॉल्ट को क्या करें, सप्रेस करें। एंड हबीब बिन मसलमा के अंडर रहते हुए वो मुसलमान आर्मी गई और अर्मीनिया को दोबारा से रीगेन कर लिया। अब बात करते हैं अजरबैजान की। बेटा अजरबैजान जो था वो उसने भी रिबेल किया। ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत उस्मान पर्शियंस ने भी रिबेल किया। तो पर्शियंस ने कौन सी जगह, अजरबैजान में रिबेल किया मिसाल के तौर पे। तभी हजरत उस्मान ने इनके खिलाफ वलीद बिन उकबा को भेजा, और काफी महीनों तक ये प्रोलॉन्ग्ड अटैक्स के बाद मुसलमानों ने इवेंचुअली अजरबैजान को भी पता कर लिया। ठीक है, उस टाइम पे ये पार्ट था पर्शियन एम्पायर का।
इसी तरीके से बेटा मुसलमानों ने फिर आगे भी एक्सपेंशन की, जैसे नॉर्थ अफ्रीका की मैं बात करूं। नॉर्थ अफ्रीका में ईयर 647 के अंदर मुसलमानों ने नॉर्थ अफ्रीका साइड पे मिलिट्री एक्सपेडिशन भेजी, और ट्रिपोली का जो चढ़ाई वाला इलाका था वो भी मुसलमानों ने फतह किया। इसी तरीके से खुरासा की बात करूं, खुरासा जो था उसने भी मुसलमानों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। ये भी हजरत उमर के दौर में फतह हुआ था, पर्शियंस का, पर्शिया के अंडर ये जगह थी, लेकिन इसने रिबेल कर दिया था। तो मुसलमानों ने इसके खिलाफ भी दोबारा से फौज भेजी। बेसिकली जो यजगर्द थे ना, यजगर्द जो उस टाइम पे पर्शियन एम्परर था, इसने दोबारा से तैयारी की थी, मुसलमानों के खिलाफ प्रिपरेशन की थी कि अटैक करेंगे। लेकिन इंटरनल डिसलॉयल्टी की वजह से इसके अपने ही लोगों ने इसको कत्ल कर दिया था। और इवेंचुअली फिर हजरत उस्मान ने अब्दुल्ला बिन आमिर की फौज भेजी और खुरासा को भी रिकॉन्कर कर लिया, दोबारा से कॉन्कर किया। बेटा मुसलमानों ने जो प्रीवियस एरियाज थे वो तो कॉन्कर किए ही किए, बल्कि मजीद एक्सपेंशन की। ठीक है, मजीद एक्सपेंशन की इसने जो है ना। और बेटा इसने हजरत उस्मान के दौर में एशिया तक भी इस्लाम फैला। ठीक है। और जो अफगानिस्तान के कुछ इलाके जैसे हेरात और मर्व हैं, ये भी मुसलमानों के रूल के अंडर आ गया ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत उस्मान। तो हजरत उस्मान ने ना सिर्फ प्रीवियस एरियाज को रीगेन किया, बल्कि मजीद एरियाज को कैप्चर किया, और मुसलमान एम्पायर ने मजीद एक्सपेंड किया इवन टू टिल एशिया। एशिया तक मुसलमानों का रूल आ गया। तो ये थी हजरत उस्मान की कुछ कुछ एक्सपेडिशंस का जिक्र मैंने यहाँ पे किया। मजीद एक्सपेडिशन का जिक्र करूंगा, लेकिन वो अचीवमेंट्स की हेडिंग के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही कर दूंगा, जिसमें साइप्रस का जिक्र करूंगा। आप चाहें तो उसको एक्सपेडिशंस के अंदर भी लिख सकते हैं। बेटा अब बात करते हैं हजरत उस्मान के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जिसमें एक तो हमें ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि हम हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो हमें कंपाइलेशन ऑफ कुरान का तो मालूम ही है। बेटा कुरान की कंपाइलेशन स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन हमें मालूम है कि हजरत उस्मान के दौर में ये खबर मिली थी, और वो खबर कौन लाए थे? हुजैफा बिन यमन, जो हजरत उस्मान के जर्नल थे बेटा। वो खबर लेकर आए कि मुख्तलिफ जगहों पे लोग मुख्तलिफ तरीके से कुरान को रिसाइट कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि आप कुरान को मुख्तलिफ तरीके से क्यों रिसाइट करें, तो बड़े बड़े साहबियों के नाम लेते हैं, बड़े बड़े जो कारी है उनका नाम लेते हैं कि हमने तो भाई अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखा है, कोई किसी का नाम लेता है। तो भाई फैसला ये किया गया इजमा के तहत कि अब से सिर्फ कुरैश के डायलेक्ट को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि आज तिलावत में फर्क आया है, कल कुरान के मतलब में भी फर्क कर देंगे। लिहाजा बेटा जितनी भी कॉपीज विदाउट द कुरैश डायलेक्ट बनी हुई थी, उनको मंगवाया गया और उनको जला दिया गया। ठीक है। और फिर हजरत जैद बिन साबित से कहा गया कि आप मसहफुल हफ्सा से नई कॉपीज बनाएं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कुरैश का डायलेक्ट फॉलो, क्योंकि ये वो डायलेक्ट है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत किया करते थे। तो सिर्फ कुरैश का डायलेक्ट फॉलो होगा। तो इस तरीके से हजरत उस्मान ने कंपाइलेशन ऑफ कुरान को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में किया। ठीक है जी। आज भी जिस तरीके से कुरान को हम रिसाइट करते हैं, वो कॉपी हजरत उस्मान के दौर में तैयार हुई थी, जो आज तक चल रही है। इस पे हजरत उस्मान को जमीउल कुरान यानी कि प्रिजर्वर ऑफ कुरान का भी टाइटल मिला। ठीक है जी। तो ये एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हजरत उस्मान की। उसके अलावा बेटा साइप्रस को फतह करने के लिए मुसलमानों ने 500 शिप्स की नेवल बेस तैयार की। ये किसने की बेटा? ये की अमीर मुआविया ने। अमीर मुआविया ने इस चीज की इजाजत हजरत उमर की खिलाफत में भी मांगी थी कि वो साइप्रस को फतह करना चाहते हैं, और नेवल फोर्स के जरिए साइप्रस को फतह करना चाहते हैं। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने मना फरमाया। हजरत उमर ने कहा कि पानी की जंग जो होती है, ये बहुत ही खतरनाक होती है, कि ना आसमान पे होता है इंसान और ना जमीन पे होता है, यानी कि बीच में का लटका होता है। तो हजरत उमर ने मना कर दिया था। लेकिन जब हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में दोबारा से अमीर मुआविया ने इजाजत मांगी, तो हजरत उस्मान ने इजाजत दी, और अमीर मुआविया के कमांड के अंडर बेटा मुसलमानों ने पहली बार नेवल बेस तैयार की और 500 शिप्स तैयार की, और साइप्रस गए और साइप्रस को फतह भी किया। ठीक है जी। तो ये एक और बड़ी अचीवमेंट थी हजरत उस्मान के दौर में। उसके अलावा बेटा
सीरिया, इजिप्ट, इराक जो न्यूली कॉन्कर्ड एरियाज थे, यहाँ पे पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कुएं खोदे गए। जॉर्डन जो आज एक अलग मुल्क है और फलस्तीन एक अलग मुल्क है, इन दोनों को जो एक सूबा बना दिया। ठीक है जी, जॉर्डन और पैलेस्टाइन को एक सूबा बना दिया गया। उसके अलावा बेटा हमें मालूम है कि हजरत उस्मान के दौर में एक इजमा के तहत दो अजान का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया फॉर द फ्राइडे प्रेयर। दरअसल मामला क्या था कि लोग अब ज्यादा हो गए थे, मुसलमान दूर दराज जगहों पे फैल गए थे और वहां पे मसाजिद उतनी थी नहीं, जिसकी वजह से बेटा अक्सर क्या होता था, अक्सर कुछ ऐसा होता था कि लोग कहते थे कभी अजान की आवाज नहीं आई या वक्त लग गया पहुंचने में, पहुंच नहीं पाए टाइम पे। तभी बेटा हजरत उस्मान ने इजमा किया कि भाई जुम्मे की नमाज पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, क्योंकि सूरह जुमा के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्सौ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। अल्लाह ताला कहते हैं कि नमाज के अंदर तो भाई जिक्र, अल्लाह के जिक्र के लिए भागो, छोड़ ही नहीं सकते। तो हज़रत उस्मान ने कहा सेफ साइड के लिए हम दो अजान का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जो आज तक चल रहा है। ठीक है जी, जो आज तक चल रहा है। आगे चलते हैं बेटा। इसके अलावा हजरत उस्मान ने बेटा नई पोस्ट बनाई गवर्नमेंट में, जैसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट बनाई। और जब फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बेहतर हुई तो हजरत उस्मान लोगों की तनख्वाहें 25% से बढ़ा पाए। उसके अलावा सैलरीड इंस्पेक्टर्स बनाए मार्केट्स के लिए। और मदीने के अंदर फ्लडिंग को रोकने के लिए एम्बार्कमेंट्स बनाए बेटा, ताकि मदीने के अंदर फ्लड्स ना आए। उसके अलावा मदीने के अंदर पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए हजरत उस्मान ने बेटा वहां पे कुएं खरीदे और लोगों के लिए फ्री में जो है वो पानी को फराहम करने का फैसला किया। इस बारे में मैं बच्चों को बता रहा था, अपने क्लास में भी बता रहा था, मैं इधर भी बताता हूँ कि हजरत उस्मान ने ना उस टाइम पे यहूदी, या एक यहूदी था, उससे कहा कि हमें ये जो कुआं तुमने खरीद लिया और इतने महंगे दामों में पानी बेच रहे हो कि लोग प्यासे मर रहे हैं, ये कुआं मैं खरीदना चाहता हूँ। तो यहूदी ने कहा नहीं, इससे तो मेरा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्यों बेचूं। तो उस्मान ने कहा चलो आधा आधा कर लेते हैं, एक दिन तुम्हारा एक दिन मेरा। तो उसने कहा ठीक है, आधी कीमत पे आधा कुआं ले लिया। अब बेटा हजरत उस्मान अपने दिन पे लोगों को फ्री में पानी दे देते थे, तो वो यहूदी का जो बिजनेस था वो खराब हो रहा था, वो जो लोग एक्सप्लॉइट करना चाह रहा था वो कर ही नहीं पा रहा था। तो फिर उसने मजबूरन हजरत उस्मान को पूरा ही कुआं बेच दिया। बेटा हजरत उस्मान की जो इन्वेस्टमेंट्स थी उस दौर में, वो इतनी थी कि इतनी चैरिटेबल बिजनेस थे, इतने चैरिटेबल बिजनेस थे कि उस बिजनेस के पैसों से आज भी होटल्स खोले गए, और उन होटल्स का जो रेंट, जो प्रॉफिट आता है, उससे आज भी चैरिटेबल काम चल रहा है। तो हजरत उस्मान का जो चैरिटी वर्क था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है। और उसमें से एक मिसाल मैंने आपको ये दी कि मदीने के अंदर पानी की फराहमी के लिए उन्होंने काम किया। उसके अलावा बेटा इन्होंने नई मार्केट्स बनाई, और मार्केट्स का जो रेंट होता था वो गरीबों पे तकसीम किया जाता था। मस्जिद नबवी की एक्सटेंशन इन्होंने फाइनेंस की बेटा और प्लान की। उसके अलावा जद्दा पे इन्होंने पोर्ट बनाया ताकि सी ट्रेड भी बेहतर हो सके, सी सी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाए। उसके अलावा इसने इन्होंने कारवान सराय बनाए, गेस्ट हाउसेस बनाए बेटा, जो कि गरीब और ट्रैवलर्स जो थे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थे, कि वो वहां पे खाना खा सकते थे, वहां पे रह सकते थे। तो हज़रत उस्मान ने बड़ी जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन कायम की। अब बेटे देखो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आए तो डेफिनेटली आपने ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। अगर एक्सपीडिशंस का सवाल आए तो आपने ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने एक्सपीडिशंस पढ़ाए, जैसे साइप्रस, अर्मीनिया, अजरबैजान, नॉर्थ अफ्रीका, खुरासा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर अचीवमेंट्स का सवाल आ जाता है, किसका सवाल आ जाता है, अचीवमेंट्स का सवाल आ जाता है, तो बेटा फिर आपने दोनों ही लिखनी होंगी। बेटा अब हम लोग हजरत उस्मान के अगले 6 साल, यानी कि जो प्रॉब्लमेटिक साल थे, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। यानी कि पहले 6 साल तो बेटा बहुत ही एक्सपेंशन के थे, अचीवमेंट्स के थे, बहुत सारे अच्छे काम हुए। लेकिन जो अगले 6 साल थे उधर काफी सारे प्रॉब्लम्स रहे। तो जो प्रॉब्लम्स रहे बेटा उसका सवाल किस तरीके से आ चुके हैं, जैसे एक मैंने सवाल लगा दिया यहाँ पे मई जून 2019 का, जिसमें एग्जामिनर कह रहा है आउटलाइन द रीजंस फॉर द अनरेस्ट अगेंस्ट हजरत उस्मान एंड राइट एन अकाउंट ऑफ द रिबेलियंस इन मदीना दैट लेड टू हिज मार्टरडम। हजरत उस्मान की शहादत तक उनको लेके गए। ठीक है जी, ये मसाइल।
बेटा एक ये सवाल आ चुका है। दूसरा सवाल यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, वो भी सेम सवाल डिफरेंट वर्ड्स में है। ठीक है। आउटलाइन द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हजरत उस्मान बाय हिज ओपोनेंट्स एंड डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम। चार्जेस कहते हैं इल्जामात को, कैसे तो उस्मान के ऊपर क्या इल्जामात लगाए उनके ओपोनेंट्स ने, और फिर कैसे लोगों ने रिवॉल्ट किया उनके खिलाफ। ठीक है जी। तो बेटा दूसरे में तो मैंने आंसर ही लगाया हुआ है, इधर मैंने मार्किंग स्कीम लगाई हुई है। ठीक है जी। बेटा अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि हजरत उस्मान रजील्लाहु ताला अन्हु के, मैं इल्जामात की बात करूं कि उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे थे, तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम के अंदर चार मेजर इल्जामात को हाईलाइट किया हुआ है। बुलेट पॉइंट्स पे पढ़ना। अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटिव्स एंड क्लैन मेंबर्स इन इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट। इल्जाम क्या है कि हजरत उस्मान जो है वो अपने रिश्तेदारों को गवर्नमेंट में रखते हैं। नेपोटिज्म, इसको कहते हैं नेपोटिज्म, अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करना है, एक इल्जाम ये था। दूसरा बेटा, लीनियंसी शोन टू देम इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। भाई अपने रिश्तेदारों को पहले गवर्नमेंट दे दी, फिर उनको ढीला हाथ देते हैं, वो कुछ भी करते रहे, ये एक और इल्जाम है उस्मान पे। फिर कुरान को जलाने और कुरान की बेहुरमती करने का इल्जाम इनके ऊपर लगा। उसके बाद स्पेंडिंग फ्रॉम द पब्लिक ट्रेजरी ऑन हिज रिलेटिव्स, अपने और अपने रिश्तेदारों के ऊपर बैतुल माल में से खर्च करने का इल्जाम जो है वो इनके ऊपर लग गया। ठीक है जी। तो बेटा ये जो इल्जामात थे, क्या ये ठीक थे, क्या ये दुरुस्त थे या नहीं, जरा इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला इल्जाम। ठीक है जी। पहले प्रॉब्लम, भाई लोगों को क्या प्रॉब्लम थी कि हजरत उस्मान ने अपने रिश्तेदारों को गवर्नमेंट दे दी, और इनएफिशिएंट रिश्तेदार को, ये भी नहीं कि डिजर्विंग रिश्तेदार, तो ये हजरत उस्मान, और फिर ये बहुत ही लीनियंट है, अपने गवर्नर्स को कुछ कहते ही नहीं है। तो देखो बेटा पहली बात तो ये है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने कभी भी अपने गवर्नर्स को स्ट्रिक्ट चेक, मतलब कहने का मकसद ये कि ऐसा नहीं कि उनको ढीला हाथ दिया हो, कि बिल्कुल जो मर्जी दिल चाहे करते रहे। मिसाल के तौर पे साद बिन नबी वकास जो के गवर्नर थे, जब इन्होंने बैतुल माल में से पैसा लिया और ये लोगों को वापसी नहीं कर पा रहे थे, तो हजरत उस्मान ने इनको पोजीशन से हटा दिया। हाँ ये बात सच है कि हजरत उस्मान अपनी नरम मिजाजी की वजह से सिंपल मिस्टेक्स को ओवरलुक कर देते थे, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ कर देते हो और ये नजरअंदाज करते हो क्योंकि इनके रिश्तेदार हैं। और ये बात भी गलत है कि उन्होंने इनएफिशिएंट लोगों को गवर्नर बनाया। बेटा हजरत उस्मान ने हाईली ट्रस्टवर्दी लोगों को, ऑलमोस्ट हमेशा हाईली ट्रस्टवर्दी कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही गवर्नरशिप सौंपी। फिर अगर मैं बात करूं कि सर ट्रस्टवर्दी तो और भी हो सकते हैं, तो हजरत उस्मान ने चारों सूबों में अपने ही रिश्तेदारों को क्यों गवर्नर बनाया? तो बेटा ये बात कहना भी ठीक नहीं है कि हजरत उस्मान ने चारों गवर्नर्स अपने रिश्तेदार बना दिए। दरअसल बेटा इनमें से कुछ गवर्नर्स ऐसे थे जो कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर से कंटिन्यू कर रहे थे, हजरत उस्मान ने तो उनको कंटिन्यू करवाया। मिसाल के तौर पे जो इनके नेफ्यू थे अमीर मुआविया, ही वाज अपॉइंटेड बाय हजरत उमर। ठीक है। हजरत उमर ने ही अपॉइंट किया हुआ था बेटा। अदर रिलेटिव्स वर अपॉइंटेड एज गवर्नर्स ऑफ बसरा, कूफा एंड साउदर्न इराक। ठीक है। लेकिन बेटा हजरत उस्मान ने अगर बसरा या कूफा या इराक या इजिप्ट का गवर्नर अपने रिश्तेदारों को बनाया, तो उसका मकसद समझना बेटा। मकसद ये था कि हजरत उस्मान वांटेड टू इंश्योर लॉयल्टी टुवर्ड्स हिम, लॉयल्टी ऑफ द एम्पायर टुवर्ड्स हिम। भाई तो सर दूसरे दूसरे भी तो आपसे लॉयल हो सकते हैं, ये एक बड़ा मसला था उस दौर में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये बात बहुत ज्यादा समझाई कि देखिए इस्लाम में ना अपने सही का साथ देना और गलत के खिलाफ खड़ा होना। इस्लाम में ये मैटर नहीं करता आपका रिश्तेदार कौन है और कौन नहीं है। लेकिन बेटा ये जो ट्राइबल माइंडसेट था ना, ये लोगों से गया नहीं। उस दौर में भी एग्जिस्ट करता था ये ट्राइबल माइंडसेट। लिहाजा हजरत उस्मान को मालूम था कि अगर मैं दूसरे क्लैंस के लोगों को गवर्नरशिप सौंपूंगा तो वो उससे उतने लॉयल नहीं होंगे, वो अपने अपने क्लैन से लॉयल होंगे। तभी मजबूरन हजरत उस्मान को टू इंश्योर लॉयल्टी टुवर्ड्स हिम, ही वांटेड टू अपॉइंट हिज क्लोज रिलेटिव्स एज द गवर्नर्स। ठीक है जी। एक बड़ा ये मसला था। उसके बाद हजरत उस्मान को ऊपर ये इल्जाम लगा कि भाई वो अपने गवर्नर्स को वेल्थ दे देते हैं, दौलत जो है माल गनीमत का अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं जो कि गवर्नर्स के तौर पे बैठे हैं।
और मजीद मसला बना जब इन्होंने कहा कि 1/5 ऑफ द बूटी ऑफ द वॉर जाएगी मरवान इब्न हकम को, जो कि हजरत उस्मान के कजन लगते थे। बेटा बेशक, बेशक गवर्नर्स को वेल्थ दी जाती थी, ठीक है, बेशक गवर्नर्स को वेल्थ दी जाती थी, लेकिन इसका मकसद गवर्नमेंटल यूज होता था, पर्सनल यूज नहीं होता था। और इन्हीं पैसों से गवर्नर्स ने वेलफेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, नई बिल्डिंग्स बनाई सूबों में, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए। तो ये पैसा कहाँ से आता था? ये वही तो पैसा था जो गवर्नमेंट के लिए रखा गया था। और हजरत उस्मान ने बेटा इसी पैसे से रिलीजियस टीचर्स अपॉइंट किए, जो डिफरेंट ट्राइब्स में भेजे, डिफरेंट सिटीज में भेजे, ताकि वो जो लोग हैं, खासतौर पे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, उनको भी प्रीचिंग दे सके। तो ये पैसे का इस्तेमाल भी तो देखिए क्या हो रहा है। अगर गवर्नर अपने घर बना रहा हो, अपनी प्रॉपर्टी बना रहा हो, तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो पैसा स्टेट के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो उसमें क्या नाजायज है? तो ये एक और गलत, उस्मान पे गलत इल्जाम लगा हुआ था। फिर एक और इल्जाम ये कि बैतुल माल से खर्च करते हैं अपने रिश्तेदारों पर। और ये कि हजरत उस्मान ने स्टेट के पेस्चर्स को अपने पर्सनल इस्तेमाल में रखा है, और जो जनरल पब्लिक है उसको वहां पे ग्रेज नहीं करने देते, वहां पे चारा नहीं खाने देते। बेटा दिस वाज आल्सो अ फॉल्स एक्यूजेशन। व्हाई? बिकॉज हजरत उस्मान ने बेशक स्टेट के पेस्चर्स को अपने इस्तेमाल में रखा हुआ था, और पब्लिक को उनके चारा खिलाने के लिए जगह नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट के पेस्चर्स होते थे, ये स्टेट के एनिमल्स के लिए होते थे जो कि जंगों में इस्तेमाल होते थे। तो सर हजरत उस्मान ने अपने अंडर क्यों रखे हुए? क्योंकि खलीफा की ड्यूटी होती थी, उसकी जॉब होती थी कि वो स्टेट के एनिमल्स को चारा खिलाए, उसकी उजरत मिलती थी, उसे तनख्वाह मिलती थी। तो ये जो बैठे हुए इराक में या बसरा या दूसरी दूसरी जगहों पे बेटा, जो कि कभी मदीना आए ही नहीं, ये इल्जामात वो लोग लगा रहे थे जिनको मालूम ही नहीं था कि हजरत उस्मान के सिस्टम यहाँ पे चल किस तरीके से रहा है। ये तो इवन ये भी कहने लग गए कि हजरत उस्मान का उतना स्टेटस क्यों है, क्यों इन्होंने तो बदर में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनको ये बात मालूम ही नहीं है कि हजरत उस्मान को बेशक बदर में वो पार्टिसिपेट नहीं थे, लेकिन उनको बदरी कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको माले गनीमत में पूरा हिस्सा दिया। और हजरत उस्मान ने बदर में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया था? इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो हुजूर की बेटी हजरत रुकैया की तबीयत खराब थी, वो उनके साथ, अपनी बीवी के साथ हुजूर की बेटी की देखभाल कर रहे थे। तो बेटा इन लोगों को तो कुछ मालूम था ही नहीं। ये नए नए मुसलमान थे जो इल्जामात लगा रहे थे, इनको मालूम ही नहीं कि बैकग्राउंड क्या है हजरत उस्मान का, या हिस्ट्री क्या है इस्लाम की, इनको आइडिया ही नहीं था। ना ये मदीना है कि इनको मदीने का सिस्टम मालूम हो, वहां पे बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं। बहरहाल, फिर बेटा एक और हजरत उस्मान के ऊपर इल्जाम क्या लगा कि जब उन्होंने अमर बिन अल आस को हटा के इजिप्ट का गवर्नर बना दिया अब्दुल्ला बिन साद को। बेटा अमर बिन अल आस कौन थे? अमर बिन अल आस वो थे जिन्होंने हजरत उमर के दौरे खिलाफत के अंदर फतह किया इजिप्ट। इजिप्ट फतह किया था, हम लोगों ने पढ़ा था हजरत उमर की कैलिफेट के अंदर। तो बेटा इजिप्ट फतह किया हजरत अमर बिन अलास थे, तो इन्हीं को गवर्नर बनाया था। लेकिन इजिप्ट बहुत वेल्दी प्रोविंस था, और इससे जितनी दौलत आने चाहिए थी उतनी दौलत आ नहीं रही थी। तो हजरत उस्मान ने अमर बिन अलास को दो ऑप्शन दिए, कहा या तो आप टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी किसी और को दे दें, गवर्नर आप रहे, टैक्स कलेक्शन कोई और करेगा, या फिर आप जो है वो हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दे दिया करें जो हमारे ख्याल से एक जायज टैक्स बनता है, क्योंकि आपसे कलेक्शन हो नहीं पा रही। अमर बिन अलास ने दोनों ऑप्शन नहीं चुने, जिसके बाद हजरत उस्मान ने अपने रिश्तेदार अब्दुल्ला बिन साद को यहाँ पे गवर्नर बना दिया, अमर बिन अलास को हटा के। बेटा अब्दुल्ला बिन साद का अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो ये उनमें से एक थे जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लिस्ट में शामिल किया था कि इनको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के टाइम पे याद है, फतेह मक्का के टाइम पे हुजूर ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि इन लोगों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। तो अब्दुल्ला बिन साद भी उनमें से एक थे। बेटा अब्दुल्ला बिन साद की ऑल्दो ये कभी भी साबित नहीं हुआ, लेकिन इल्जाम ये था कि ये कुरान की जो है ना वो वहियों को, वही जो आती है उसको तब्दील करते हैं। तो ये इल्जाम था इनके ऊपर, जिसकी वजह से हुजूर ने इनके लिए भी एक हुक्म जारी किया था कि इनको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? बहरहाल कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के टाइम पे हजरत उस्मान ने इनको छुपा लिया था, क्योंकि बेशक हजरत उस्मान का अपने रिश्तेदारों की तरफ दिल नरम था, ये बात मानने वाली है। ठीक है, हजरत उस्मान ने लेकिन कुछ नाजायज काम नहीं किया। वो फिर बाद में लाते हैं
हुजूर के आगे खुद पेश करते हैं अब्दुल्ला बिन साद को, और हुजूर से माफी तलब करते हैं इनके बिहाफ। कहते हैं हुजूर माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। 3 दफा हुजूर ने मना किया, चौथी दफा इवेंचुअली हुजूर ने माफ कर दिया अब्दुल्ला बिन साद। तो बेटा हज़रत उस्मान के ऊपर इल्जाम ये लगा कि ऐसे शख्स जिसको हुजूर ने 3 दफा मना कर दिया, चौथी बार में जाके माफ किया, और जिनका नाम उस लिस्ट में था कि जिनको कभी भी माफ नहीं किया जाए, उनको आपने गवर्नर ऑफ इजिप्ट बना दिया अमर बिन अलास को हटा के। तो इधर फिर नेपोटिज्म और ग्रेव इनजस्टिस का इल्जाम लगा हज़रत उस्मान को। बेटा अब आप पूछेंगे कि सर क्या आप इस चीज को भी डिफेंड करेंगे, तो मैं बिल्कुल करूंगा। क्यों करूंगा बेटा? क्योंकि देखो, एक बार कभी किसी की माफी हो जाए ना बेटा, तो फिर उसकी माफी हो जाती है, उसके पुराने किरदार कशी नहीं की जाती। मैंने लाख लाख गुनाह किए हो, लेकिन एक बार अगर अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया, तो फिर फिर पुरानी पुरानी चीजों पे क्रिटिसाइज करने की वजह नहीं बनती। और क्या अब्दुल्ला बिन साद वाहिद शख्स थे जिनको हुजूर ने उस लिस्ट में से निकाल के माफ किया? क्या इक्रिमा बिन अबी जहल नहीं थे? वो भी तो थे ना। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको मुसलमा कज़ाब के खिलाफ लीडर बना के नहीं भेजा था, कमांडर नहीं बना के भेजा था? बिल्कुल भेजा था। क्या उनके स्टेटस में कोई कमी आई थी? नहीं आई थी। तो अब्दुल्ला बिन साद के मामले में इतना ज्यादा क्यों क्रिटिसिज्म? हाँ, अमर बिन अलास को हटा के अब्दुल्ला बिन साद को गवर्नर बनाया, इस पे अमर बिन अलास ने क्रिटिसाइज किया, तो उनका हक बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पुराना किरदार उठाए अब्दुल्ला बिन साद का और उस पे बातें बनाए जैसे उस दौर के लोग बना रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये इल्जाम गलत है। तो बेटा ये कुछ इल्जामात थे जो हजरत उस्मान के ऊपर लगे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा द मेन इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम, यानी कि इस तरीके से लोग उनके खिलाफ रिबेल कर जाते हैं एंड इवेंचुअली लेड टुवर्ड्स हिज डेथ। स्मार्ट रिटर्न। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है। नमाज का टाइम हो रहा है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी नमाज के लिए जाएंगे। कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे।